Hello everyone, hi, this is Ankit Rajput and once again welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to teach human reproduction. तो इसके पहले हमने खत्म किया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और अच्छा चैप्टर है, लाइकवाइज ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड के लिए एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कोई भी साल ऐसा नहीं गया होगा जहां पे इसके क्वेश्चंस नहीं आए होंगे। तो जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ रही है तो कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है, अगर हमें समझ में आए अन्यथा ना आए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कॉन्सेप्चुअली वाइज कि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कैसे लिंक्ड है। अगर आपको पहला लेक्चर समझ में आएगा तो डेफिनेटली सेकंड लेक्चर में आपको इंटरेस्ट आएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, वो भी क्या था, एक लेक्चर से दूसरा लेक्चर उसमें लिंक्ड था, कोई भी उसमें रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं था। लाइकवाइज आइए हम शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सिर्फ आपको इसमें ये करना है कि प्रीवियस लेक्चर को देखते हुए फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर पे जाना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये 12th एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लियर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन जानने के पहले आप बताओ कि आपने 6th से लेके 10th 11th तक जरूर पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में आपने क्या जानते हो? तो रिप्रोडक्शन में आपको एक डेफिनेशन आपने बहुत रट्टा मारी होगी कि अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो मैं यहाँ बता दूं, देखो री मतलब होता है अगेन या फिर से, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना। जैसे आपका क्या है, कोई एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो कहते हैं री एग्जाम होगा, यानी फिर से उसी तरह का एग्जाम होगा। लाइकवाइज रिप्रोडक्शन, री मतलब फिर से उसी तरह का प्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने जैसी संतान को पैदा करना। तो देखो आप देख सकते हो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक कैसी प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी अपने जैसी संतान को पैदा करना, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। और ये कंप्लीटली कैसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अब रिप्रोडक्शन से होता क्या है? रिप्रोडक्शन से क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी अगर हमें अपनी जनरेशन या हमें अपनी स्पीसीज को कंटिन्यूटी रखनी है, इस धरती पे हम चाहते हैं कि हमारी स्पीसीज एग्जिस्ट करती रहे, तो क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन। लाइकवाइज जैसे अगर आप बताओ कि पहले आपके ग्रैंडफादर थे, ग्रैंडफादर से किसकी जनरेशन आई? फादर वाली जनरेशन। फादर से जनरेशन किसकी आई? सन वाली जनरेशन। तो इससे क्या है? रिप्रोडक्शन से कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज मेंटेन रहती है, यानी जनरेशन टू जनरेशन क्या है? स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। तो रिप्रोडक्शन के दो मेन पॉइंट बताओ क्या है? इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू सिमिलर टू इंडिविजुअल, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसी संतान को पैदा करना इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इट इज कंप्लीटली बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, रिप्रोडक्शन से क्या होता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज रहती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये आपने रिप्रोडक्शन में पहले आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा, पढ़ा जरूर होगा। तो रिप्रोडक्शन आपने फिर सुना होगा कि ये जनरली दो टाइप के होते हैं। वैसे आपने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी पढ़ा होगा, लेकिन हमें यहाँ पे उसका जिक्र नहीं करना है। आपने ये जरूर सुना होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद करो, आपने टेबल के फॉर्म में यहाँ पे डिफरेंस भी लिखा होगा एसेक्सुअल का और सेक्सुअल का, तो उसी को हमें थोड़ा सा रिकैप करना है बस। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले देख लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? एक पेरेंट्स, दैट इज यूनिपेरेंटल। आइदर इसमें मेल गैमेट्स से क्या है क्रोमोसोम आएंगे, या फिर फीमेल गैमेट से क्या है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होगा। तो जनरली याद करो, आप मैंने आपको पढ़ाया था हनी बी, उसमें क्या होता है? फीमेल गैमेट डेवलप इटसेल्फ इनटू ए न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू इंडिविजुअल। तो इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? इसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, यानी वन पेरेंट्स। क्लियर है? अब बताओ ये कैसा होता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है। इसमें क्या है? गैमेट्स जनरली नॉट फॉर्म, ज्यादातर इसमें जो गैमेट्स हैं वो क्या है? जनरली हमारे नहीं बनते हैं। तो गैमेट्स जनरली नॉट फॉर्म। अगर गैमेट्स बन भी जाते हैं तो इनका क्या है? गैमेट्स में बी
फॉर्म, किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या है गैमेट्स बन सकते हैं, लेकिन गैमेट्स बन भी जाए तो कभी भी इसका क्या है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें क्या है जाइगोट बनेगा कि नहीं बनेगा? कोई जाइगोट इसमें नहीं बनेगा, तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। जब जाइगोट नहीं बनेगा तो जो इसका न्यू इंडिविजुअल होगा उसमें कोई भी वेरिएशंस नहीं आएंगे, कोई भी वेरिएशन, यानी कहने का मतलब नो चेंजेस। ये जो ऑर्गेनिज्म होगा अपने पेरेंट्स का क्या होगा? क्लोन कहलाएगा, यानी रूबेरू जैसे फोटोकॉपी होती है मास्टर कॉपी की फोटोकॉपी, वैसे ही ये अपने पेरेंट्स की तरह एकदम सेम दिखेगा। और इस टाइप के इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं हम? क्लोन। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज क्लोन, तो क्लोन आर जेनेटिकली एंड morphologically similar individual। क्लियर है? तो ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? जेनेटिकली प्लस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल, एकदम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं। तो बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है। जनरली गैमेट्स नॉट फॉर्म, अगर गैमेट्स बन गए तो उनका कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कभी भी जाइगोट नहीं बनेगा, कोई उसमें वेरिएशन नहीं होगा। और इनके बच्चों को हम क्या बोलेंगे? क्लोन्स। क्लोन्स आपसे पूछा जाए कि क्या होते हैं, तो दीज आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो ह्यूमन कैसा रिप्रोडक्शन करता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन करता है सेक्सुअली, यानी ह्यूमन में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? बाई पेरेंटल, यानी कहने का मतलब 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है? तो इसमें एक क्या होगा? अब देखो, ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 पेरेंट्स, यानी बाई पेरेंटल होता है। तो इसमें एक देखो मेल होता है और एक होता है इसमें फीमेल। तो मेल को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं फादर साइड, तो ये हो गई आपकी फादर साइड मेल, और ये हो गई मदर साइड दैट इज फीमेल। तो याद करो, फादर और मदर, ये क्या है? मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, फादर साइड से क्या आएगा? मेल गैमेट्स, और फीमेल से क्या आएगा? मदर साइड से आएगा फीमेल गैमेट्स। तो फादर साइड से मेल गैमेट्स जो आएगा उसको क्या बोलते हैं हम? स्पर्म, और मदर गैमेट्स को यानी फीमेल गैमेट्स को क्या बोलेंगे हम? ओवा। तो बताओ, फादर से आया स्पर्म, मदर से आया ओवा, दोनों का आपस में क्या होगा? फ्यूजन होगा। क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन। याद करो, आपने पढ़ा होगा कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होना, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। यही साइन होता है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। दिस इज वन ऑफ द साइन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इट मींस इट्स गारंटीड कि वो कौन सा रिप्रोडक्शन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताओ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। तो बताओ, अगर ये है एन बॉडी, ये है एन, तो एन प्लस एन, तो आपका जाइगोट क्या हो जाएगा? 2n, दैट इज डिप्लॉयड। तो बताओ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जाइगोट, और जाइगोट विल डेवलप्ड इनटू ये न्यू ऑफस्प्रिंग। ये क्या होगा? जाइगोट विल डेवलप्ड इनटू ए न्यू ऑफस्प्रिंग, और जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें क्या आएंगे? वेरिएशंस होंगे। वेरिएशन यानी यहाँ पे क्या होंगे? चेंजेस होंगे। तो आप खुद सोच के देखो, क्या हम अपने मम्मी पापा के एकदम फोटोकॉपी सेम जैसे हमारे माता पिता दिखते हैं वैसे हम दिखते हैं? तो आपका आंसर आएगा नो। हम में क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं। उनके कैरेक्टर कुछ है, हमारे कैरेक्टर कुछ है। कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर और हमारे कैरेक्टर में क्या है? चेंजेस है। कुछ कैरेक्टर हमारे क्या है? मैच भी करते हैं, बट देयर इज वेरिएशन इन आवर पेरेंट्स। हमारे अपने पेरेंट्स से क्या है? हम में कुछ चेंजेस है, वेरिएशंस है। वो उनकी शक्ल कुछ अलग दिखती है, हमारे फेस कुछ अलग दिखता है। देयर माइट बी समवॉट सिमिलरिटीज, बट एग्जैक्ट फोटोकॉपी नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे होती है क्लोन्स। क्लोन्स क्या होते हैं? जेनेटिकली वाइज प्लस मॉर्फोलॉजिकली वाइज सेम होते हैं, बट यहाँ क्या होते हैं? वेरिएशंस यानी चेंजेस होते हैं। हम अपने माता पिता से क्या है? डिसिमिलर दिखते हैं।
क्लियर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्लियर कट यहां से डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, एक, दैट इज यूनिपेरेंटल। ये क्या है, बाई पेरेंटल। यहाँ पे गैमेट्स मे और मे नॉट फॉर्म, यहाँ पे गैमेट्स ऑलवेज फॉर्म, यहाँ पे नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे ऑलवेज फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे जाइगोट नहीं बनेगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद जो पैदा होगा वो क्या है, क्लोन्स, और यहाँ पे जो पैदा होंगे वो किनको क्या बोलेंगे हम, ऑफ स्प्रिंग। इनमें क्या होंगे, वेरिएशन। ये क्या होते हैं, एग्जैक्ट सेम एज देयर पेरेंट्स। तो ये हो गया व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। जो कहते हैं ह्यूमन कैसा ऑर्गेनिज्म है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। कैसा होता है, बीबी पेरस, यानी ये क्या है, चाइल्ड, डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। इनमें क्या पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, यानी कहने का मतलब मेल अलग दिखता है और फीमेल अलग दिखता है। हम देख के बता सकते हैं इनमें पाई जाती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हम देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इनमें क्या पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो ये साइन जो बायोलॉजी में होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है मेल के लिए, और ये साइन हम यूज करते हैं किसके लिए, फीमेल के लिए। क्लियर है। फिर लास्ट है कि वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो ये हो गया एसेक्सुअल, ये हो गया सेक्सुअल। अब हम समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। तो अब हमें डिटेल में किसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप समझ गए कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, बताओ। इसमें हम पढ़ेंगे कि स्पर्म, ओवा, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट और जो भी आगे प्रोसेस होते हैं वो। तो बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब मैंने आपको इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसमें 3 इवेंट्स जरूर होते हैं। वो कौन कौन से इवेंट, आइए हम देखते हैं। तो ये देखो, ये हो गया मान लो फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले वाले इवेंट्स को क्या बोलते हैं हम, प्री फर्टिलाइजेशन। जैसे बोर्ड एग्जाम के पहले आपके होते हैं प्री बोर्ड, वैसे ही फ्री फर्टिलाइजेशन होने के पहले क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट को क्या बोलते हैं हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर है। तो वैसे ही यहाँ पे दिया गया है कि बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने इवेंट होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से, फर्टिलाइजेशन के पहले वाले को क्या बोलेंगे हम, प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले को क्या बोलेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। तो 2 इवेंट्स पढ़ने हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले को क्या बोलेंगे हम, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन पहले जान लेते हैं कि एक्चुअली फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। मेल गैमेट से यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्पर्म की, और फीमेल गैमेट्स में किसकी बात हो रही है, बात हो रही है ओवा की। तो इसके पहले का इवेंट क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन। तो उसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले कहीं ना कहीं सिखाया होगा कि जेनेसिस मतलब होता है बायोलॉजी में फॉर्मेशन। क्या होता है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। कहीं पे भी अगर शब्द लिखा हो जेनेसिस, दैट मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन। यहां पे क्या लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बताओ जेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, और जो आगे लिखा है उसी का फॉर्मेशन। तो बताओ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। लाइकवाइज बताओ गैमेटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, आगे क्या लिखा है, गैमेट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। अब यहां लिखा है ओवा, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। तो क्या लिखा है यहाँ पे, oogenesis, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis।
स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर यहीं पे लिखा हो बताओ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन अगर कहीं पे लिखा हो स्पोरोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। तो आई होप कि जेनेसिस मतलब क्या होता है ये चीज आप समझ गए होंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। दो टाइप के गैमेट्स होते हैं भाई, मेल गैमेट्स क्या है स्पर्म और फीमेल गैमेट्स क्या है ओवा। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज नोन एज oogenesis। तो बताओ जब आपके गैमेट्स बन गए तो इनको क्या है ट्रांसफर कराना होगा कि नहीं हो कराना होगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, स्पर्म को ट्रांसफर कराएंगे। ये स्पर्म को कहां छोड़ दिया जाएगा, फीमेल जेनाइटल ट्रैक में छोड़ दिया जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज नोन एज गैमेट ट्रांसफर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसीमिनेशन। तो देखो इसको लिख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल, जीटी फॉर जेनाइटल ट्रैक। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक। हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक में यहाँ पे स्पर्म को डिपॉजिट करा देंगे और ये जाके यहाँ पे क्या करेगा, ओवा से फ्यूज हो जाएगा इन फैलोपियन ट्यूब। तो बताओ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसको क्या बोलते हैं हम, गैमेट ट्रांसफर। और इसका टेक्निकल अगर वर्ड हम यूज करें तो क्या बोलते हैं, इंसीमिनेशन। इंसीमिनेशन का मतलब ये होता है, इन मींस इनसाइड और सीमेन का डिपॉजिट कर देना इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक, इसको क्या बोलते हैं हम, इंसीमिनेशन। क्लियर है, सीमेन को यहां डिपॉजिट कर देना जिसके पास क्या है स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज नोन एज इंसीमिनेशन। तो क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, क्या होता है गैमेट ट्रांसफर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बताओ जब हम यहाँ पे गैमेट ट्रांसफर करा देंगे, जब हम इस पे गैमेट ट्रांसफर करा देंगे तो ये गैमेट्स क्या करेंगे, मेल गैमेट्स मूव करेंगे कहां पे, फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स आपका ओवरी से निकल के कहां पहुंचा है, फैलोपियन ट्यूब पे। तो यहां से जाएगा मेल गैमेट्स, यहां पे है फीमेल गैमेट्स, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। तो जो मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब बताओ जब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट को क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जब आपका चलेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो यहां से देखो आया था स्पर्म, यहां से आया था ओवा, और ये क्या हो चुका है, यहाँ पे फ्यूज हो चुका। देखो ये आपको व्हाइट कलर के दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे स्पर्म, इधर से स्पर्म आए, इधर से क्या निकला, ओवरी से ओवा निकला, और इधर जाके यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पे क्या हो चुका, फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पे क्या बन चुका, जाइगोट बन चुका। क्लियर है। अब जाइगोट में क्या होंगे, क्लीवेज होंगे। जाइगोट में चलते हैं क्लीवेज। तो जाइगोट में क्लीवेज कैसे होते हैं, मान लो ये जाइगोट की सेल है, एक सेल है, तो एक सेल से बनती है दो सेल, दो सेल से बनेंगी चार, चार से आठ, आठ से 16। तो ये किस स्टेज पे पहुंचता है, ये स्टेज पे पहुंचता है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है। तो जाइगोट में क्लीवेज होते जाते हैं और फर्दर क्या किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है यहीं पे ब्लास्टोसिस्ट में। अब ब्लास्टोसिस्ट मूव करता है इधर किस तरफ, ये आपका क्या है यूट्रस, ये पार्ट जो है ये है यूट्रस। यहाँ होती है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये जब आएगा तो मैं आपको ये लेयर पढ़ाऊंगा। तो ये हो गया आपका यूट्रस की वॉल। तो यहां से जब क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट आता है, मूव करता है, और यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांट होता है, यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। ठीक है। तो ब्लास्टोसिस्ट इधर जाके क्या है, इम्प्लांट हो जाता है, दैट इज इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इम्प्लांटेशन। और जब आपका हो जाता है इम्प्लांटेशन तो क्या होती है, प्रेगनेंसी। तो क्या कहलाती है, प्रेगनेंसी। जब आपकी हो गई प्रेगनेंसी तो इस पीरियड को क्या बोलते हैं हम, जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। और जेस्टेशन पीरियड कितने टाइम का होता है,
ये होता है आपका 9 मंथ बोलो या फिर बोलो 3 ट्राइमेस्टर। एक ट्राइमेस्टर में कितने मंथ? 3 मंथ, तो इसको क्या बोलते हैं हम? 3 ट्राइमेस्टर। तो जो प्रेगनेंसी आपकी होती है कितने मंथ की होती है? 9 मंथ की होती है, या फिर बोलो 3 ट्राइमेस्टर, 3 महीने के एक ट्राइमेस्टर होता है। तो ये क्या हो गया बताओ? जाइगोट, जाइगोट से क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ है? यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो गया। इम्प्लांट होने के बाद कौन सा पीरियड चला? जेस्टेशन पीरियड। तो आप देखो इस डायग्राम में सिंपली देख सकते हो ये क्या चल रहा है? 3 महीने का, 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर, दैट मीन्स प्रेगनेंसी पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। क्लियर है? अब जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होता है? पार्टूरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये क्या है? डिलीवरी ऑफ द बेबी आफ्टर कंप्लीटिंग 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज जेस्टेशन पीरियड, जो कि 9 मंथ का होता है। फिर क्या होते हैं? फिर होती है पार्टूरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। आपके कुछ हार्मोन रिफ्लेक्स काम करते हैं और होती है डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्टूरेशन। तो ये हमें सारी चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़नी है। तो बताओ कौन कौन से इवेंट पढ़ने हैं? पहले तो 3 इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपका क्या बन गया? जाइगोट, जाइगोट में क्या होंगे? क्लीवेज, तो बनेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट से क्या होगी? ब्लास्टोसिस जाके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होंगे। इम्प्लांटेशन के बाद क्या चलेगा? जेस्टेशन पीरियड, और जेस्टेशन पीरियड के बाद क्या होगी? पार्टूरेशन, दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़नी है। जब हम ये चीजें फिनिश कर लेंगे तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट 90 to 95% खत्म हो जाएगा। हम पढ़ लेंगे भाई गैमेटोजेनेसिस क्या होती है, oogenesis क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, गैमेट ट्रांसफर दैट इज इंसीमिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद जाइगोट में क्लीवेज, आप देखोगे कि जाइगोट में जो क्लीवेज होते हैं वो एक एक स्टेप आपको सारी चीजें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। फिर ब्लास्टोसिस्ट कब बनता है, मोरुला कब बनता है, ग्लास्ट्रोला गैस्ट्रोला कब बनता है, तो ये सारी स्टेजेस आपकी जाइगोट क्लीवेज की पढ़ाएंगे। फिर आपका क्या है? इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड, जो पूरा 9 मंथ की प्रेगनेंसी पीरियड होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन डेवलप्ड होते हैं, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी गई हुई है। फिर उसके बाद पार्टूरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये सारी चीजें आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में आपके इस चैप्टर में दी गई है। तो आई होप कि अब आपको ये चीज समझ में आई होगी कि भाई इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना क्या है। क्लियर? तो अगर ये चीज आपको समझ में आई तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अब हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को कुछ डिटेल फॉर्म में। तो देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 चीजें बताई मैंने, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में क्या बनेंगे? दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, oogenesis दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो बात आती है कि जो स्पर्म है ये क्या है? मेल गैमेट्स, और ओवा क्या है? हमारा फीमेल गैमेट्स। तो जिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा हमें पहले वो डिटेल में पढ़ना होगा। तो स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स। तो ये कौन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा? ये बनेगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो ओवा है वो क्या है? फीमेल गैमेट्स। तो ये बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो डिटेल में हमें पढ़ना है पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर है? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के मुख्य 2 चीजें, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना है कि भाई ओवा बन रहा है तो किधर बन रहा है, और स्पर्म बन रहा है तो कौन सी ऑर्गन है, कहां पे वो ऑर्गन है, और वो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का हो रहा है। क्लियर? तो हमें 2 चीजें, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, यहां से देखो गौर से सुनने की बात है, चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, आपको इन्हीं 4 पॉइंटों में सारी चीजें कवर करनी है। क्लियर? तो मेल हो चाहे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, इन 4 पॉइंट में क्या है? फिनिश करने की कोशिश करना है। जब आप ये 4 पॉइंट पढ़ लोगे तो कोई भी पॉइंट आपकी एनसीईआरटी का बकाया नहीं रहेगा जो इस पॉइंटों में कवर ना होता हो। क्लियर? तो आइए हम देखते हैं वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो पहला कहता है प्राइमरी
सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर इसी का दूसरा नाम है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये क्या भला होती है भाई, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? तो ये होते हैं ऑर्गन वेयर गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन आर फॉर्म्ड। अगर आपसे पूछता है कि बताओ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो आप बताओगे कि ये वो ऑर्गन होते हैं जहां पे क्या बनते हैं, आपके गैमेट्स बनते हैं और सेक्स हार्मोन बनते हैं। तो दीज आर द ऑर्गन वेयर गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन आर फॉर्म, दैट्स इट। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछता था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बताओ क्या है, और मैं अगर आपको 4 ऑप्शन दे दूं तो उसमें 2 या 3 लोग ऐसे जरूर होते हैं जो पीनेस को टिक कर देते हैं। तो भाई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गन वेयर गैमेट्स एंड सेक्स हार्मोन आर फॉर्म। वो कौन से ऑर्गन होते हैं? उस ऑर्गन का नाम है मेल में, वो है टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। हम ये शब्द यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, और ये कितने होते हैं? पेयर्ड होते हैं, यानी 2 होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? हम टेस्टिस, TES। ये क्या होते हैं? पेयर्ड ऑफ टेस्टिस। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल क्या होता है, तो दीज आर टेस्टिस। क्लियर है? तो टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल। पूछते हैं कि कॉन्सेप्चुअली वाइज क्या होते हैं, तो ये वो ऑर्गन है जहां पे क्या है? सेक्स हार्मोन और गैमेट्स बनते हैं। तो बताओ अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ स्पर्म इन मेल कहां बनेगा, तो जाहिर सी बात है अब आप समझ गए होंगे कि कहां पे बनेगा? टेस्टिस में बनेगा। क्लियर है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे होगा? टेस्टिस में होगा। तो ये तो हो गई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात। फिर आता है एक्सेसरी डक्ट। तो एक्सेसरी डक्ट क्या होती हैं? इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट या फिर कंडक्शन ऑफ स्पर्म। तो भाई जब स्पर्म बन जाएंगे टेस्टिस में, तो कंडक्ट कराने का काम यानी ट्रांसपोर्ट कराने का काम किसका है? एक्सेसरी डक्ट का। और इसका फंक्शन क्या होता है? और एक इसका फंक्शन स्टोरेज में भी होता है। जगह जगह क्या है इनका? स्टोरेज में भी ये हेल्प करती हैं। कौन? एक्सेसरी डक्ट। फिर इसके बाद आती है एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड क्या करेंगी भाई? कुछ सिक्रीशन होती है, सिक्रेटरी होती है सारी ग्लैंड। तो अगर आपसे पूछते हैं कौन कौन सी ग्लैंड, तो ये होती है 1 पेयर सेमाइनल वेसिकल, 1 पेयर बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड, और एक होती है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जब आएगा डिटेल में तो ये आपको मैं समझाऊंगा कि कौन कौन सी ग्लैंड का क्या फंक्शन है और क्या सिक्रीशन करती है। तो एक्सेसरी डक्ट हो गई, एक्सेसरी ग्लैंड हो गई। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जेनेटेलिया मतलब होता है जेनेटाइल ऑर्गन, और जो एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जो कि मेल में क्या होता है? पीनस। पीनस इज द एक्सटर्नल जेनेटेलिया इन मेल। क्लियर? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो 4 मुख्य पॉइंट है वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। कौन क्या होता है, किसकी क्या अपनी मीनिंग होती है, ये मैंने आपको विधिवत समझा दिया है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है बताओ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल क्या होता है, तो इट इज द टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, जहां पे आपके क्या बनेंगे? आपके फॉर्म होंगे स्पर्म, और स्पर्म को है क्या बोलेंगे? स्पर्म क्या है? मेल गैमेट्स। क्लियर? तो ये चीज अब हमें आगे की स्लाइडों में पढ़नी है भाई। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका क्या हो जाएगा? खत्म। लाइकवाइज जब हम फीमेल में पढ़ेंगे तो यही 4 पॉइंटों में कवर करेंगे। क्लियर? आई होप कि ये चीज अब आप समझ गए होंगे। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो देखो अब हमें क्या पढ़ना है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो हमारे 4 पॉइंट है उसमें से पहला पॉइंट हमने उठाया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताओ, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया क्या होता है? टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल, जहां पे क्या फॉर्मेशन होगा? आपका स्पर्म का फॉर्मेशन
होगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई टेस्टिस में क्या होना है, स्पर्म का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होते हैं। क्लियर? अब कैसे प्रेजेंट होते हैं ये आपको थोड़ी देखना है। तो ये देखो, ये जो रीजन है ये किसको, यहाँ पे क्या होती है, हिप बोन दैट इज पेल्विक बोन प्रेजेंट होती है। तो ये जो रीजन है इसमें क्या है, पेल्विक बोन प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेल्विक रीजन। यानी इस रीजन को अगर आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो दीज और इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, पेल्विक रीजन। क्लियर? अब बात आती है कि जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, प्राइमरली एब्डोमेन। इसका मतलब क्या होता है, तो देखो ये जो है ये क्या होती है, थोरेसिक कैविटी। इधर देख सकते हैं आप, ये है डायफ्राम, ये जो आपका है यहां से ये क्या होता है, डायफ्राम। इसके नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी, और इसके पहले ये जो चेस्ट रीजन है इसको क्या बोलते हैं हम, थोरेसिक कैविटी। तो देखो ये मान लो मैंने डायफ्राम बनाया, तो ये क्या है आपकी थोरेसिक कैविटी, जहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स। तो ये क्या है आपकी, AC फॉर एब्डोमिनल कैविटी। AC फॉर क्या है यहाँ पे, एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? तो ये समझ में आया, ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी। तो जो आपके टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइमरली एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। ये रहे, ठीक है। तो टेस्टिस प्राइमरली एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं कब, 7 मंथ यानी 7th मंथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, जब आप मां के पेट के अंदर होते हैं, और जब जेस्टेशन पीरियड यानी प्रेगनेंसी पीरियड का 7वां महीना चल रहा होता है, उस टाइम टेस्टिस अगर आपसे पूछा जाए तो कहां प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी, यानी यहाँ कहां प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टेस्टिस 7th मंथ में कहां प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है, जब 8वां और 9वां महीना यानी 8th और 9th मंथ जब होता है, तो होता क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट होती है कैनाल। कौन सी कैनाल, इंग्वाइनल कैनाल। यहां प्रेजेंट होती है कैनाल, जिसको क्या बोलते हैं हम, इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल, इस कैनाल का नाम क्या है, इंग्वाइनल कैनाल। क्लियर है? ठीक, तो कौन सी कैनाल प्रेजेंट होती है, यहां पे प्रेजेंट होती है इंग्वाइनल कैनाल। क्लियर? तो ये जो टेस्टिस है कहां पे प्रेजेंट है, अभी एब्डोमेन में प्रेजेंट है। कब, 7वें मंथ ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये अभी कहां है, एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो यहां से एक कैनाल पास होती है जिसको बोलते हैं हम इंग्वाइनल कैनाल। और ये जो पाउच जैसा स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। इस पाउच जैसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। क्लियर है? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये टेस्टिस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये कैनाल होती है जिसको बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। तो होता क्या है कि ये जो इंग्वाइनल कैनाल में बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, नेटवर्क ऑफ कनेक्शन ऑफ ब्लड वेसल। तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड या फिर इसी को बोलते हैं स्पर्मेटिक कनेक्शन। क्लियर है? तो ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ये जो कैनाल है इसको क्या बोलेंगे, इंग्वाइनल कैनाल। ये जो कनेक्शन है इस कनेक्शन को बोलेंगे स्पर्मेटिक कनेक्शन। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हम, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रोटम। कैसा है, पाउच, पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। अब देखो होता क्या है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी 7वें महीने में टेस्टिस तो प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन में, लेकिन जब 8वां और 9वां महीना होता है तो उसमें क्या होता है, ये जो टेस्टिस होते हैं ये क्या है, डिसेंड होते हैं, नीचे की तरफ मूव करते हैं। तो ये टेस्टिस देखो नीचे की तरफ मूव करके कहाँ आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जो कि स्क्रोटम में। किस में आ जाते हैं, स्क्रोटम में। तो लेटर ऑन जब बर्थ हो जाता है, जब प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ कंप्लीट हो जाती है, तो जो टेस्टिस आप देखोगे कि कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं स्क्रोटम में। कहाँ पाए जाते हैं, स्क्रोटम में। प्राइमरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। फिर कहाँ प्रेजेंट होते हैं,
ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आ जाते हैं। कब? जब प्रेगनेंसी का 8वां और 9वां महीने वाला डेवलपमेंट फेज चल रहा होता है। क्लियर? तो देखो, टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। प्राइमरली पहले कहां प्रेजेंट थे? 7वें महीने में। दीज आर प्रेजेंट इन एब्डोमेन कैविटी। ठीक है, विद ए पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। और ये जो पाउच है इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्रोटम बोलते हैं। क्लियर? अब होता क्या है? स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये जो स्क्रोटम है किस बात में हेल्प करता है, किस चीज लिए हमारा हेल्पफुल होता है? हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। कितना लोअर टेम्परेचर? 2 से 2.5 डिग्री लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो बात आती है कि सर पहले तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बात करें स्क्रोटम की, तो स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये किसका टेम्परेचर हो गया? ये स्क्रोटम का टेम्परेचर हो गया। अब बात आती है, आपके मन में डाउट होगा कि यार पहले तो ये एब्डोमेन में प्रेजेंट थे, फिर ये नीचे आए, डिसेंड होके आए कहां पे? एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर जिसको स्क्रोटम। तो ये क्या रीजन रहा होगा, क्या वजह रही होगी? तो एक तो है कि टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस देन बॉडी टेम्परेचर। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? कम। लेकिन ये जरूरत क्या पड़ी, क्यों कम होता है? क्योंकि यही बेस्ट टेम्परेचर होता है किसके लिए? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी अगर आपको वेस्ट स्पर्म बनाने हैं तो आपको टेम्परेचर क्या है? कम रखना पड़ेगा। स्क्रोटम का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है। क्लियर है? तो ये बेस्ट टेम्परेचर होता है किसके लिए? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर है? तो अब देखो, आपने ये चीज जरूर सुनी होगी कि जितने भी हमारे मेट्रो सिटीज हैं वहां पे आईवीएफ सेंटर बहुत सारे होने का रीजन क्या है? कुछ रीजन वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल भी है कि आप देखते हो कि इनफर्टिलिटी के केसेस मेट्रो सिटीज में क्यों ज्यादा होते हैं? क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं, 24 यानी 12 घंटे, सॉरी, तो 12 महीने यानी पूरे साल क्या करते हैं वो लोग? गीजर का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशनर, एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, उनका नहाना धोना भी क्या होता है? हमेशा 12 महीने किससे होता है? गीजर वगैरह से होता है। तो कुछ रीजंस टेम्परेचर को लेके भी, बताओ टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है स्क्रोटम का देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। वो क्यों? क्योंकि हमारे क्या है? बेस्ट टेम्परेचर होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन लोगों ने अपनी वहां की लाइफस्टाइल ऐसी चेंज कर रखी है कि नहाएंगे तो नॉर्मल पानी से नहीं नहाएंगे, हमेशा 12 महीने कुछ लोग तो क्या ये करते हैं? गीजर का यूज करते हैं। तो दीज आर नॉट द मेन रीजन, बट वन ऑफ द कुछ रीजंस ऐसा भी हो सकता है कि लोगों में इनफर्टिलिटी के केसेस तभी क्या है? लाइफस्टाइल की वजह से आते हैं। क्लियर है? अब देखो ये समझ में आया कि नहीं आया? प्राइमरली एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं पेल्विक रीजन। ये जो रीजन होता है यहाँ पे प्रेजेंट होती है पेल्विक बोन, इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं हम? पेल्विक रीजन। ये जो कैनाल है क्या बोलते हैं इसको? इंग्वाइनल कैनाल। ये जो कनेक्शन है इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कनेक्शन। ये जो पाउच जैसे स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम का टेम्परेचर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम देन लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये देखो 2 नोट पॉइंट और दिए गए। तो 2 नोट पॉइंट क्या है कि इफ टेस्टिस अनेबल टू डिसेंड डाउन इन स्क्रोटम, अगर भाई टेस्टिस अनेबल टू डिसेंड डाउन, यहां से अगर टेस्टिस बाहर नहीं आते हैं यानी नीचे नहीं आते हैं स्क्रोटम में, तो इसको क्या कॉज करते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से इधर ना आए, किस में ना आ पाए? इसमें स्क्रोटम में ना आ पाए, तो इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। और ये क्या होती है? इनफर्टाइल कंडीशन। क्या होती है? इनफर्टाइल कंडीशन। तो आप देखोगे कि कुछ क्या है, कुछ लोगों में एबनॉर्मलिटीज आ जाती हैं कि आपके टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से पाउच जैसे स्ट्रक्चर स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। और इसको ये क्या होती है? इनफर्टाइल कंडीशन होती है।
यानी जिसमें अगर टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आते हैं तो बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म नहीं बनते हैं, और यही एक रीजन होता है फॉर इनफर्टिलिटी। क्लियर है? तो भाई टेस्टिस को स्क्रोटम में आना बहुत जरूरी है। तो नॉर्मली आते हैं, बट किसी किसी केसेस में एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? क्रिप्ट और चिडिज्म। क्लियर है? अब देखो, अब ये जो कैनाल है ये है तो एक हॉलो पाइप जैसी, ये जो कैनाल है तो पाइप जैसी, तभी तो ये टेस्टिस इधर से डिसेंड होके नीचे आते हैं। अब होता क्या है, इफ एलिमेंट्री कैनाल पासेस विद द इंग्वाइनल कैनाल, ये जो आपकी इंग्वाइनल कैनाल है इससे आपकी एलिमेंट्री कैनाल पास होने लगे, यानी एलिमेंट्री कैनाल इसमें जाके पास होने लगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हर्निया। तो हर्निया कुछ नहीं है, किसी भी हॉलो ओपनिंग से अगर अदर टिश्यू वहां पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जैसे तो इसको क्या बोलते हैं? हर्निया। तो सिंपली किसी भी हॉलो ट्यूब से दूसरे टिश्यू अगर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं या पास होने लगते हैं तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हर्निया। तो इस टाइप की हर्निया को क्या बोलेंगे हम? इंग्वाइनल हर्निया। क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल हर्निया। आपकी इंग्वाइनल कैनाल से एलिमेंट्री कैनाल पास होने लगती है तो इसको बोलते हैं हम इंग्वाइनल हर्निया। वैसे ही आपकी होती है फीमोरल हर्निया। क्लियर है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्निया, ये आप पढ़ोगे आगे जब आप स्टडी करोगे तो फिलहाल क्या होता है? क्रिप्ट और चिडिज्म। क्या होती है इंग्वाइनल हर्निया? इंग्वाइनल हर्निया क्या है? इंग्वाइनल कैनाल से एलिमेंट्री कैनाल पास होने लगे। एब्डोमेन में आपका क्या है? पूरा एलिमेंट्री कैनाल है कि नहीं? तो उस इंग्वाइनल कैनाल से अगर आपकी एलिमेंट्री कैनाल पास होने लगती है तो इसको क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल हर्निया। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस? इन पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। पहले 7th मंथ में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एब्डोमेन में। फिर कहाँ आते हैं? पाउच जैसे स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। क्यों आना जरूरी है? ताकि क्या हो सके? बेस्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। टेम्परेचर क्या होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? तो आई होप कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसके कुछ अपने जो पॉइंट्स थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? तो आइए हम इसको आगे के लेक्चर में देखेंगे फर्दर की प्रोसेस। वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इस वजह से इसको यहीं पे शॉर्ट करते हैं। फिर जो इसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो आगे और डिटेल में है, फिर एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना बहुत है, आप इसको पढ़ लेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्या मैंने आपको बताया कि ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, और इसके अपने 3 इवेंट: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फिर मैंने आपको बताया कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर है, इसके लिए हमको पढ़ने पड़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अपने 4 पॉइंट्स हैं: प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया। हमने स्टार्ट किया दिया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और जिसमें मैंने आपको टेस्टिस को लेके कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई है। आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज वहां पे मिलेगी। फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके 7897984128 पे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।